बीए भाग प्रथम राजनीति विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान के मूलाधार। आज का हमारा टॉपिक है संप्रभुता की बहुलतावादी धारणा। मित्रों, बहुलतावादी विचारधारा का विकास प्रथम विश्व युद्ध के आसपास माना जाता है। इस विचारधारा को बहुलतावादी या बहुसमुदायवादी इसलिए कहा जाता है कि राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में विकसित होने वाली प्रभुसत्ता की या संप्रभुता की जो एकत्ववादी धारणा थी उसका प्रबल विरोध ये करती है। संप्रभुता का एकत्ववादी सिद्धांत राज्य की सत्ता को ही एकमात्र अंतिम एवं सर्वोपरि उत्कृष्ट शक्ति मानता है। इसके सर्वथा प्रतिकूल संप्रभुता संपन्न तथा सर्वोच्च सत्ताधारी एक राज्य के स्थान पर अपने क्षेत्र में स्वतंत्र और राज्य के समकक्ष शक्ति का अधिकार रखने वाले अनेक समुदायों में विश्वास रखने वाला सिद्धांत बहुलतावाद कहलाता है। यानी ऐसा सिद्धांत जो राज्य को ही एकमात्र शक्ति नहीं मानता है, एकमात्र अंतिम एवं सर्वोपरि शक्ति नहीं मानता है, वरन राज्य के समकक्ष शक्ति का अधिकार रखने वाले अनेक समुदायों में विश्वास रखने वाला सिद्धांत बहुलतावाद कहलाता है। डॉक्टर महादेव प्रसाद शर्मा के अनुसार एक स्थान पर अनेक की प्रतिष्ठा ही बहुलतावाद है। एक के स्थान पर अनेक की प्रतिष्ठा ही बहुलतावाद है। इसलिए राजनीतिक बहुलतावाद वह मत या सिद्धांत है जिसके अनुसार एक प्रभुत्व संपन्न अथवा सर्वोच्च सत्ताधारी राज्य के स्थान पर अपने क्षेत्र में स्वतंत्र और राज्य के ही समकक्ष अनेक समुदाय होने चाहिए। ये समुदाय राज्य के अधीन न होकर उसकी बराबरी के दर्जे पर रहे। इस प्रकार सामाजिक संगठन एकात्मक अर्थात एकमात्र राज्य की अधीनता में न होकर संघात्मक रहे। उनका एक केंद्र न होकर अनेक केंद्र हो। राजनीतिक बहुलतावाद राज्य का विरोधी न होकर उसके संप्रभुत्व का विरोधी है। हम यदि मीनिंग देखें, अभिप्राय देखें बहुलतावाद का, तो अनेक विचारकों का कहना है कि अनियंत्रित और अविभाज्य संप्रभुता कहीं देखने को नहीं मिलती। वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में शक्ति के केंद्र एक नहीं अनेक होते हैं। हाँ, राज्य उनमें प्रमुख एवं सर्वोपरि है, सबसे प्रमुख और सबसे ऊपर है। इस विचार के मानने वाले लेखकों को बहुलतावादी कहा जाता है। इस विचारधारा के अंतर्गत अनेक लेखक आ जाते हैं जिन्होंने राज्य के एकात्मक संप्रभुता के सिद्धांत की विभिन्न दृष्टियों से कड़ी आलोचना की है। प्रमुख परिभाषाओं को यदि हम देखें, बहुलतावाद की परिभाषाओं को, तो एक विचारक हुए हैं हेसियो। उन्होंने कहा है बहुलतावादी राज्य एक ऐसा राज्य है जिसमें सत्ता का केवल एक ही स्रोत नहीं है, यह विभिन्न क्षेत्रों में विभाजनीय है और इसे विभाजित किया जाना चाहिए। इसी तरह से गेटेल कहते हैं बहुलतावादी इस बात को मान्यता नहीं देते कि राज्य एक सर्वोच्च समुदाय है। वे अन्य समुदायों को भी उसी आधार पर आवश्यक एवं प्राकृतिक स्वीकार करते हैं। उनका विचार है कि ये सभी समुदाय वैसे ही महत्वपूर्ण है जैसे कि राज्य है। डॉक्टर आशीर्वादम के अनुसार बहुलतावाद के अनुसार समाज में अनेक संघ होते हैं जिनकी क्षमता और जिनके अधिकार सीमित होते हैं। राज्य ऐसे संघों में से केवल एक संघ है, इससे अधिक और कुछ नहीं है। तो बहुलतावाद, जैसे कि प्रारंभ में मैंने आपको स्पष्ट किया है कि बहुलतावाद ये मानता है कि राज्य ही एकमात्र अंतिम एवं सर्वोपरि उत्कृष्ट शक्ति नहीं है, वरन क्या है, राज्य के ही समकक्ष शक्ति का अधिकार रखने वाले अनेक समुदायों में विश्वास रखने वाला सिद्धांत जो है वो बहुलतावाद कहलाता है। अब बात करते हैं प्रमुख बहुलतावादी विचारक कौन कौन है। तो प्रमुख बहुलतावादी विचारकों में लास्की, जीडीएच कोल, बर्ट्रैंड रसेल, क्रेब, लिंडसे, डुगवे, विलियम जेम्स आदि प्रमुख हैं। तो इन सब ने बहुलतावाद का समर्थन किया है। बहुलतावाद की उत्पत्ति के कारण यदि हम देखना चाहें कि बहुलतावाद कैसे उत्पन्न हुआ, तो 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अनेक कारणों से बहुलतावादी जो धारणा है उसका चलन हुआ। वो कौन कौन से कारण हैं? पहला है हीगलवादी राज्य के विरुद्ध प्रतिक्रिया। बहुलतावादी विचारधारा के उदय में हीगल के विचारों ने बड़ा सहयोग दिया है।
वस्तुतः क्या है, ये विचारधारा हीगल के तथा उग्र राष्ट्रीयता के सिद्धांतों से राज्य को प्राप्त होने वाले असाधारण शक्ति के विरुद्ध होने वाली प्रतिक्रिया थी। हीगल एक विचारक हुए। हीगल ने राज्य को भगवान का रूप माना और व्यक्ति को उसका दास बना दिया। हीगल की इस चरमतावादी धारणा की प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था और ये प्रतिक्रिया जो है बहुलतावाद के रूप में सामने आई। दूसरा कारण है अंतर्राष्ट्रीय तत्व। अंतर्राष्ट्रीय भावना के विकास के कारण संप्रभु राज्य के सिद्धांत को भी भीषण युद्धों तथा अशांति का मूल कारण माना गया कि भी जो राज्य की जो सत्ता है उसकी सर्वोपरिता है वो ही युद्ध और अशांति का कारण है। इसलिए क्या है, प्रभुसत्ता या संप्रभुता को सीमित करने पर जोर दिया जाने लगा कि संप्रभुता को सीमित किया जाए। तीसरा कारण है व्यवहारवाद का अभ्युदय। व्यवहारवाद की उत्पत्ति को भी इसका एक कारण माना गया। व्यवहारवाद की उत्पत्ति या उसके अभ्युदय का भी इसका एक कारण माना गया है। व्यवहारवाद के अनुसार क्या था कि राज्य निरपेक्ष, पूर्ण और एक सत्ता नहीं है। यह परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न परिणाम उत्पन्न करने के कारण अनेक रूपों वाला होता है। लास्की ने मनोविज्ञान की इस धारणा को राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में लागू करते हुए कहा कि राज्य समाज के अन्य संगठनों की भांति मानव जीवन को पूर्ण एवं सुखी बनाने में लगा हुआ है। जैसे अन्य संगठन है, जैसे कोई सांस्कृतिक संगठन है, कोई राजनीतिक संगठन है, कोई सामाजिक संगठन है, कोई सांस्कृतिक संगठन है, जो भी अलग अलग प्रकार के संगठन है, तो वो जिस तरह से व्यक्ति के जीवन को सुखी बनाते हैं उसी तरह से राज्य भी मानव जीवन को सुखी बनाने में लगा हुआ है। इससे क्या हुआ, इस कार्य के लिए बनाए जाने वाले अनेक संगठनों में से एक है। तो राज्य क्या है, जैसे और संगठन व्यक्ति के जीवन को सुखी बनाने में लगे हुए हैं वैसे ही राज्य भी लगा हुआ है। चौथा कारण आता है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की प्रचलित व्यवस्था से असंतोष। प्रारंभ में क्या था, प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्रों में प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को अपनाया गया था, किंतु शीघ्र ही इस व्यवस्था से असंतोष उत्पन्न हुआ। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था से असंतोष हुआ और फिर क्या हुआ, इस असंतोष के कारण बहुलतावाद के पोषण में सहायता मिली कि राज्य की शक्तियों को कम किया जाए, उसकी सर्वोपरिता को कम किया जाए। पांचवा कारण आता है विकेंद्रीकरण राज्य की धारणा का उदय। राज्य के विभिन्न कार्यों के केंद्रीकरण के दुष्परिणामों का वर्णन करते हुए विचारकों ने लिखा है कि इससे केंद्र को पक्षाघात या लकवा तथा दूरवर्ती सिरों पर पांडु रोग हो जाता है। कहने का तात्पर्य है, यदि एक ही केंद्र में एक ही राज्य में सारी शक्तियां रहेंगी तो फिर पूरे देश तक उसका सही ढंग से प्रशासन नहीं हो पाएगा, शासन नहीं हो पाएगा। इस परिस्थिति में विकेंद्रीकरण आवश्यक हो जाता है। तो बहुलतावादी क्या करते हैं, राज्य की वर्तमान बुराइयों को दूर करने के लिए राज्य के अतिरिक्त अन्य समुदायों को भी अधिकार देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। छठा और अंतिम कारण है गियर्क तथा मैटलैंड आदि का प्रभाव। ये विचारकों के नाम है गियर्क और मैटलैंड। बहुलतावाद के विकास में गियर्क और मैटलैंड के व्यक्तिगत विचारों ने भी इस बात पर बल दिया कि मध्य युग में सामाजिक व्यवस्था में प्रभुसत्ता एक स्थान पर केंद्रित नहीं थी। इस व्यवस्था में आर्थिक संघों का प्रमुख स्थान था। अतः इन विचारकों ने मध्ययुगीन संघ व्यवस्था की पुनरावृत्ति की मांग की। इन विचारकों ने राजनीतिक एकलवाद का विरोध करके बहुलतावादी समाज की स्थापना पर बल दिया। तो ये बहुलतावाद की उत्पत्ति के कारण है, जिसमें हेगलवादी राज्य की विरुद्ध प्रतिक्रिया, अंतर्राष्ट्रीय तत्व, व्यवहारवाद का अभ्युदय, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की प्रचलित व्यवस्था से असंतोष, विकेंद्रीकरण राज्य की धारणा का उदय और गियर्क तथा मैटलैंड आदि का प्रभाव। अब हम चर्चा करते हैं कि राज्य की प्रभुसत्ता पर बहुलतावादी क्या क्या आक्षेप लगाते हैं, आरोप लगाते हैं, क्या तर्क देते हैं। तो बहुलतावादी विचारकों के द्वारा जो तर्क दिए गए हैं वो तर्क या एक तरह से जो संप्रभुता की परंपरागत धारणा है एकलवादी, उसकी आलोचना भी हम इसे कह सकते हैं। तो वो पहला बिंदु आता है आक्षेप का, समाज के गठन तथा वर्तमान स्थिति के आधार पर। एकलवादियों के अनुसार समाज में राज्य जैसा एक ही सर्वोपरि संगठन है। इसके प्रतिकूल बहुलतावादियों के अनुसार हम एकत्व रखने वाले विश्व में न रहकर नानात्व रखने वाले जगत में रहते हैं। नानात्व यानी कई प्रकार के। समाज का संगठन एकात्म न होकर बहुलतावादी है। एक राज्य में रहने वाले न केवल राज्य के नागरिक हैं अपितु परिवार, चर्च, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक संगठनों के सदस्य भी होते हैं।
हमारी निष्ठा व भक्ति न केवल राष्ट्र के प्रति अपितु अन्य समुदायों के प्रति भी होती है। अन्य सभी समुदाय अपने अपने सदस्यों के लिए नियमों का निर्माण करते हैं और इनके सदस्य नियमों का पालन करते हैं। इस प्रकार समाज का संगठन एकात्मक नहीं अपितु बहुलतावादी तथा संघात्मक है। समाज में कानूनों तथा नियमों के निर्माण का स्रोत जो वो केवल राज्य नहीं है, अपितु क्या है, अन्य संगठन और समुदाय भी हैं जो कानून और नियमों का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति होता है, वो सिर्फ राजनीतिक प्राणी ही नहीं है, उसके जीवन का राजनीतिक पक्ष ही नहीं है, वो किसी सांस्कृतिक संगठन का सदस्य हो सकता है, किसी खेलकूद के संगठन का सदस्य हो सकता है, किसी आर्थिक संगठन का सदस्य हो सकता है। तो वो जिन जिन संगठनों का सदस्य है, जिन जिन गतिविधियों में वो सक्रिय रूप से भाग लेता है, जो उसके व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे हैं, उसके जीवन को बनाने में लगे हुए हैं, तो उन सभी का भी उसके जीवन पे कोई ना कोई प्रभाव है। तो जिस तरह से राज्य उसके राजनीतिक विकास का ध्यान रख रहा है, वैसे बाकी संगठन भी उसका कोई न कोई विकास कर रहे हैं। तो समाज की गठन तथा वर्तमान स्थिति के आधार पर बहुलतावादियों का ये कहना है कि एक ही राज्य ही सर्वोपरि हो, ऐसा सही नहीं है। दूसरी आलोचना का बिंदु है आक्षेप है ऐतिहासिक दृष्टिकोण के आधार पर। बहुलतावादी ऐतिहासिक दृष्टि से राज्य के संप्रभुत्व के सिद्धांत का खंडन करते हैं। उनका विचार है कि प्राचीन व मध्यकालीन राज्य प्रभुसत्ता संपन्न नहीं थे। उन राज्यों पर क्या है, सामाजिक और आर्थिक, पारंपरिक और प्रथागत प्रतिबंध थे। मध्य युग में तो हम जानते हैं धर्म पर अनेक प्रकार से नियंत्रण स्थापित किया गया था। धर्म जो है राज्य पर नियंत्रण स्थापित करता था। जैसे हम मंदिरों की बात कर सकते हैं, चर्च की बात कर सकते हैं। राज्य कानून के ऊपर न होकर उसके अधीनस्थ माना जाता था। इस प्रकार पूर्व के राज्य संप्रभुत्व विहीन थे और आज भी उनमें वैसा ही होना चाहिए। तीसरा है वैयक्तिक स्वतंत्रता के आधार पर। बहुलतावादियों के अनुसार संप्रभुता की एकलवादी धारणा व्यक्ति के विकास में बाधक है और एकमात्र राज्य ही व्यक्ति की संपूर्ण भक्ति का अधिकारी नहीं हो सकता है। राज्य का लक्ष्य क्या है, व्यक्ति का कल्याण एवं हित साधन है, ये सभी जानते हैं। तो व्यक्ति का प्रधान तथा साध्य क्या है, राज्य इसकी तुलना में गौण स्थान रखने वाला एवं विकास का साधन मात्र है। यानी व्यक्ति महत्वपूर्ण है, राज्य इतना महत्वपूर्ण नहीं है। राज्य उसका विकास कर रहा है, उसके जीवन को बना रहा है। तो व्यक्ति के विकास के लिए सिर्फ राज्य नहीं, अन्य समुदाय भी उपयोगी है। इसलिए व्यक्ति की निष्ठा प्राप्त करने का एकमात्र अधिकारी राज्य नहीं हो सकता है। चौथा बिंदु आता है आक्षेप का लोकतंत्र के आधार पर। बहुलतावादियों के अनुसार सच्चे लोकतंत्र की स्थापना प्रभुता संपन्न राज्य में नहीं अपितु बहुलतावादी व्यवस्था में संभव है। मनुष्य में राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक आदि विविध प्रकार की इच्छाएं, आकांक्षाएं होती है। राज्य में उसकी केवल राजनीतिक इच्छाओं की संतुष्टि हो सकती है, ये हम सभी जानते हैं, और अन्य इच्छाओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के समुदायों का अस्तित्व अनिवार्य है। तो वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना केवल ऐसे बहुलतावादी समाज में ही संभव है जिसमें संप्रभुता संपन्न राज्य की संस्था न रहे, यानी संप्रभुत्व एकमात्र राज्य की संस्था न रहे। कानूनी आधार पर इस पर आक्षेप लगाया गया है कि कुछ बहुलतावादी राज्य के संप्रभुत्व को वैधानिक दृष्टिकोण से अमान्य करते हैं। एकलवादियों ने राज्य को कानून का मूल स्रोत माना था। बेंथम तथा ऑस्टिन के अनुसार संप्रभु जो है उसके आदेश ही कानून है। तो बहुलतावादी जो विचारक है वो कहते हैं नहीं, कानूनों का मूल स्रोत है सामाजिक सुदृढ़ता या एकता। ये सामाजिक सुदृढ़ता या एकता जनता के विश्वासों, औचित्यों, भावनाओं, प्रभावों आदि से बनी होती है। तो इस तरह से राज्य क्या है, कानून का निर्माता न होकर उसका अन्वेषक और घोषणाकर्ता मात्र है। तो इस तरह से कानूनी आधार पर भी इस पर आरोप लगाए गए हैं कि जो कानून है, राज्य कानून सिर्फ राज्य कानून नहीं बनाता है, राज्य तो क्या कर रहा है, उनकी घोषणा मात्र कर रहा है। और छठा बिंदु आता है संप्रभुता असीमित नहीं होती। बहुलतावादियों के अनुसार संप्रभुता निरंकुश नहीं होती है, उस पर प्रतिबंध होते हैं, अंकुश होते हैं। राज्य के अंदर उस पर जनता के रीति रिवाजों व प्रथाओं के बंधन होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसे अन्य राज्यों के अधिकारों, दायित्वों, संधियों, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करना पड़ता है। तो इस तरह से ये कुछ 6 बिंदु हैं जो बहुलतावादी क्या कर रहे हैं, आक्षेप लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। किस पर लगा रहे हैं, राज्य की संप्रभुता पर। एक बार पुनः देखें, राज्य की संप्रभुता पर बहुलतावादी आक्षेप में पहला है समाज के गठन के आधार पर
और वर्तमान स्थिति के आधार पर, दूसरा ऐतिहासिक दृष्टिकोण के आधार पर, तीसरा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार पर, चौथा है लोकतंत्र के आधार पर, पांचवा है कानूनी आधार पर और छठा है प्रभुसत्ता या संप्रभुता असीमित नहीं होती है। तो बहुलतावादी विचारकों ने संप्रभुत्व संपन्न राज्य के एकत्ववादी सिद्धांत का अंत कर दिया और इस तरह से यदि हम तथ्यों पर दृष्टि डाल लें तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि प्रभुत्व संपन्न राज्यों के सिद्धांत का अंत हो चुका है। ये कथन है बहुलतावादी विचारक लिंडसे का। लास्की के मतानुसार ये बात असंभव है कि राजनीतिक दर्शन के क्षेत्र में संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत को वैध सिद्ध किया जा सके। तो इस तरह से बहुलतावाद ने आक्षेप लगाए हैं एकलवादी संप्रभुता की एकलवादी धारणा पर। बहुलतावाद के कुछ प्रमुख मान्यताएं हैं। क्या क्या मान्यताएं हैं वो इस प्रकार है। बहुलतावादी और राज्य, बहुलतावादी राज्य की संप्रभुता के विरोधी नहीं है, न कि राज्य के, यानी वो उसकी संप्रभुता के विरोधी है, राज्य के विरोधी नहीं है। यद्यपि अराजकतावादी, श्रमिक संघवादी, श्रेणी समाजवादी भी बहुलतावादी है, किंतु वे वर्तमान नूतन बहुलतावाद के सच्चे प्रतिनिधि नहीं माने जा सकते। बहुलतावादियों का मत है कि राज्य तो बना रहना चाहिए किंतु उसके पास संप्रभुता नहीं रहनी चाहिए। राज्य की स्थिति सर्वोपरि संगठन की न होकर अन्य विद्यमान संगठनों के समकक्ष होनी चाहिए, उनके बराबर होनी चाहिए। राज्य समुदायों का समुदाय होना चाहिए। लास्की का कहना है कि समुदायों के अनेक प्रकारों में से राज्य भी एक प्रकार है। तो इस तरह से ये कहते हैं कि बहुलतावाद राज्य को बनाए रखना चाहते हैं लेकिन उसे ज़्यादा संप्रभुत्व शक्ति नहीं देना चाहते हैं। दूसरा उनकी मान्यता है कि राज्य और समाज में अंतर। बहुलतावादी राज्य और समाज में अंतर स्थापित करते हैं। समाज एक व्यापक इकाई है जिसमें अन्य समुदायों का अधिवास है। बहुलतावाद राज्य को अन्य समुदायों के समान ही एक समुदाय मानता है। बहुलतावाद क्या करता है, राज्य को भी अन्य समुदायों के समान ही एक समुदाय मानता है। तीसरा, विकेंद्रीकरण की धारणा में विश्वास। बहुलतावाद विकेंद्रीकरण व्यवस्था का समर्थक है। बहुलतावादियों के मत में राज्य को चाहिए कि अपनी सत्ता को विकेंद्रित करके, यानी अपनी शक्ति को बांट करके अन्य समुदायों में विभाजित कर दे और इस प्रकार एक संघात्मक सामाजिक व्यवस्था की स्थापना की जाए। यानी उसे शक्ति का केंद्रीकरण नहीं करना है, विकेंद्रीकरण करना है, अन्य समुदायों को भी शक्तियाँ प्रदान करनी है। और चौथे, उनकी मान्यता है व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की धारणा में विश्वास। बहुलतावादी प्रादेशिक प्रतिनिधित्व का समर्थन करते हैं। उनके अनुसार एक कृषक का प्रतिनिधित्व कृषक ही अच्छी तरह से कर सकता है, इसलिए चुनाव क्षेत्र जो है व्यवसाय के आधार पर निर्मित किए जाने चाहिए। तो इस तरह से ये बहुलतावाद की प्रमुख मान्यताएं हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।